नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। इंडियाज वर्ल्ड के इस अंक में हम पिछली उस बात को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार में जाएंगे जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी। आपको याद होगा, हमने चर्चा की थी कि कैसे दुनिया जो कोविड के बाद उभर रही है और खुल रही है और अर्थव्यवस्था जो है वो बाहर आकर फिर से मजबूत होने की कोशिश में है। वो इतनी आसान भी नहीं है। ये रिकवरी जो है वो अगर हम कहें कि ये सीधे पटरी पे आ जाएगी तो गलत होगा। ये वी शेप रिकवरी नहीं है, और जैसा संजय जी ने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये पिंग पोंग रिकवरी है। ये लुढ़कती हुई ऊपर नीचे आती जाती थोड़ी सी स्थायी होने की कोशिश में है, लेकिन एक ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था उबर रही है कोविड से, पूरी दुनिया में, दुनिया के देशों में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ये सब इससे जूझ रहे हैं और अखबारों की सुर्खियां बन रही है ऊर्जा का संकट इन देशों में। बल्कि चीन में तो उसकी जीडीपी जो ग्रोथ है वो कम हो गई है और 4.9% पे आ गई, क्योंकि रियल एस्टेट का संकट भी है, बिजली का संकट है, क्योंकि कोयले का वहां पर संकट हुआ। तो अब यूरोपियन यूनियन के देश भी ये मांग कर रहे हैं कि शायद ईयू को इसके ऊपर कोई साझा कदम उठाना पड़ेगा। और इसका कितना असर पड़ेगा प्रस्तावित ग्रीन डील पे, ये समस्या क्यों खड़ी हुई है, इन सब का आकलन करेंगे हम इस एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय इस एपिसोड में। और हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो विश्व व्यवस्था कोरोना से बाहर आ रही है, ऐसे समय में जो ऊर्जा संकट देश झेल रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या जो है वो खड़ी क्यों हुई? क्योंकि यूके में पावर इंटेंसिव फैक्ट्रीज जो हैं वो हमने देखा कि वो बंद हो रही हैं। चीन में इतना संकट है। स्पेन में सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये संकट इस समय क्यों, इसकी क्या वजह है? नगमा जी, आपको याद होगा गत वर्ष जब कोविड शुरू हुआ था तो एक तरीके से तो इकोनॉमी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी, सब जगह लुढ़की थी और लोग कहने लगे थे कि अच्छी बात है, देखिए एनवायरनमेंट कितना साफ हो गया है, चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया है, एक्टिविटी सारी बंद हो गई है। और आज स्थिति बिल्कुल उलट करके आ गई। जब कोविड से सारे व्यवस्थाएं धीरे धीरे बाहर आ रही हैं तो एकदम जो एक डिमांड, जो मांग थी, वो उछल करके एकदम बढ़ी। और इस बीच क्योंकि लॉकडाउन रहे, सप्लाई चेन्स पूरी तरह से टूट गई थी, तो हर चीज में एक तरीके से स्केसिटी, कमी, हर चीज की कमी, चाहे वो कोयला है, चाहे वो गैस है, चाहे वो तेल है, कहीं या तो उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, कहीं उसका भंडारण नहीं हुआ। और अगर उत्पादन भंडारण हो भी गया तो ले जाने के लिए जो फ्रेट का, चाहे रेलवे वैगन्स हैं, चाहे जहाज हैं, सबकी कमी हो गई। तो इस वजह से जो कीमतों में उछाल आया, और इसीलिए मैंने कहा था कि पिंग पोंग रिकवरी क्यों हो रही है। कीमतों में अगर उछाल आएगा तो उसके बाद डिमांड फिर गिरने लगे, तब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट होती है। आज जैसा हमने कहा है, देखा है भारत में भी पिछले कुछ दिनों में जो सितंबर के फिगर्स आए हैं, वहां पर कारों के उत्पादन में भारी कमी आई है, 40% तक गिरावट आई है और सेल्स कम हुई है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो भारत का एक बहुत अच्छी, एक सुदृढ़ इंडस्ट्री थी, उस पर भी बहुत बड़ी मार पड़ी है। वो कमी क्यों आई है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स क्यों नहीं है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन, चाहे ट्रेड वॉर की वजह से, चाहे कोविड में जो लॉकडाउन लगे उनकी वजह से, कई कारणों से इन सब में प्रभाव पड़ा है। तो एक तरीके से भले ही कितनी ही इकोनॉमिक नेशनलिज्म की हम बात करते रहे हैं, जहां तक ऊर्जा का सवाल है या जहां तक आप रॉ मटेरियल्स के सप्लाई का सवाल है, आज विश्व की जो अर्थव्यवस्था है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे वो देश हैं जिनमें, जहां ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो देश जो एक तरीके से पूरे मार्केट इकोनॉमी पर बेस्ड थे, जहां कहते थे कि हम तो पूरे मार्केट पर जिंदा रहते हैं, कीमतें बढ़े घटे हमें फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी मार्केट बड़ा रेजिलिएंट होता है, हमारी एनर्जी सप्लाई पूरी हो जाएंगी। हमने देखा यूरोप में नहीं। यूरोप जो पूरा एक बाजारू व्यवस्था पर डिपेंड करता था, बिल्कुल पछाड़ खाकर गिरा। लेकिन वही स्थिति चीन में है, वही स्थिति भारत में है, और वही स्थिति धीरे धीरे हर देश में आती जा रही है। तो अमेरिका की भी स्थिति अगर आप देखें तो बहुत सुदृढ़ इस वक्त नहीं है, क्योंकि हाँ, बड़े भारी स्टिमुलस पैकेजेस आए, खूब सारा पैसा फेंका गया, भारी स्टिमुलस दिया गया, और आज अमेरिका की स्थिति ये हो गई है कि एक तरफ तो जो फैक्ट्रीज हैं, जो वेयर हाउसेस हैं,
उनमें लोगों की कमी है, काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक विकट सी स्थिति पैदा होगी है, जिसका जिसका असर जिसका कारणों में जाए, कारण बहुत स्पष्ट है। एक तरफ से लोगों का जो माइग्रेशन, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लगे, लोगों का आना जाना, ट्रैवल, सब पर रोक लग गई। और दूसरे जो वर्कर्स हैं वो भी रिस्क लेकर के कहीं अंदर बाहर जाना नहीं चाहते। तो आज वो काम पर आने के लिए तैयार नहीं है जब तक अपनी शर्त पर उनको काम नहीं मिले। वही स्थिति कई सारी जो इंडस्ट्रीज दूसरे देशों में वहां भी हो रही है, चाहे वो चीन है, चाहे वो भारत है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे लेदर इंडस्ट्री है, चाहे कई जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, सबका कहना है सब देशों में कि हमको काम करने वाले हाथ आज नहीं मिल रहे हैं। हमको जरूरत है लेकिन लोग आने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, एक तरफ से जो है वेजेस बढ़ रही हैं, लोगों को जो तनख्वाह दी जाती है लोग उनको ऑफर और ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जितनी वेज नहीं बढ़ रही है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये समस्या आज पैदा हो गई है। जी, एक बड़ी समस्या है, विकट समस्या है। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी की कमी है, वेजेस बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर है बढ़ने की, महंगाई की। तो ये एक बड़ी समस्या इस समय खड़ी है दुनिया के सामने, और ऊर्जा संकट जो खड़ा हुआ है वो इसको और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब ये जो ऊर्जा संकट है, जो कोल की कमी से, कोयले की कमी से, जो चीन में कोयले का संकट हुआ उससे शुरुआत हुई। भारत में हमने ये देखा, गैस की कीमत बढ़ने लगी। यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो भी इससे परेशान हैं, क्योंकि वहां पर तो अब ठंड का जब मौसम आएगा तो और ज्यादा इसकी मांग बढ़ती है। और इसमें एक मांग है कि साझा एक पॉलिसी बनाए यूरोपियन यूनियन। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जो चीन की कुछ बड़ी कंपनियां हैं वो अमेरिका से भी बातचीत कर रही हैं इसमें, कि किस तरह से ये जो संकट खड़ा हुआ है इसमें अमेरिका क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या कोई एक ट्रांस अटलांटिक पॉलिसी इसके ऊपर बन सकती है, क्या योगदान हो सकता है अमेरिका का। क्योंकि ये जो संकट है इससे चीन भी जूझ रहा है, इससे बहुत सारे देश जूझ रहे हैं। तो क्या आपका आंकलन है इस पर, क्या कोई मिलकर इस पर कोई साझा नीति बन सकती है? यूरोप में जो एक ऊर्जा संकट आया है उसके लिए बहुत बड़े मायने में यूरोप खुद जिम्मेदार है। हालांकि दोष आज वो रूस को दे रहा है कि रूस एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है, रूस नॉर्थ स्ट्रीम पर जोर डालने की वजह से एनर्जी सप्लाई नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन वास्तव में दोषी यूरोप ही है। देखिए, यूरोप का जो एक तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन शुरू हुआ क्लाइमेट एक्शन के चलते चलते, और यूरोप ये मानने लगा कि बहुत बड़ी मात्रा में वो रिन्यूएबल्स पर, जैसे विंड एनर्जी हो गई या सोलर एनर्जी होगी, उस पर डिपेंड करके अपनी पूरी एनर्जी सिस्टम को शिफ्ट करने को में लीडर बन जाएगा। कोशिश उसने की, बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन समस्या ये है कि सोलर और विंड दोनों जो है इंटरमिटेंट सोर्सेस, हमेशा हवा नहीं चलती, हमेशा सूर्य नहीं चमकता। जब तक आपका जो ग्रिड है, आपने 2 साल पहले मई में देखा होगा, 2019 में स्थिति आई थी कि एकाएक मई के महीने में जर्मनी में एनर्जी प्राइसेस, जो पावर की प्राइसेस हैं, वो नेगेटिव हो गई। यानी कि लोगों को ऊर्जा जलाने के लिए, पावर ऑन रखने के लिए पैसे देने पड़े। लोग पैसे ले रहे थे अपना माइक्रोवेव चलाने के लिए, उल्टा हो गया था। तो ये स्थिति आ गई। तो इतने ज्यादा जब ये फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये फ्लक्चुएशंस तभी दूर हो सकते हैं जब तक आपका ग्रिड स्टेबलाइज नहीं होगा। और ग्रिड स्टेबलाइज करने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में जो एक यूरोप ने जो मूव शुरू किया, उसने लॉन्ग टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे कम हो गए, गैस पर उसकी डिपेंडेंस कम होती गई, विंड पर ज्यादा हुई। और इस कारण से जो ज्यादा बड़ी समस्या पैदा हुई कि जो ये बेस लोड है, बेस लोड अगर इंटरमिटेंट सोर्सेस पे चला जाएगा तो फिर जब कमी आती है तो जो बेस लोड फ्यूल्स हैं, जैसे कि आपकी गैस हो गई या फिर कोल हो गया, इसकी अगर कमी आएगी तो एकदम कीमतें में उछाल आता है। तो वही हालत यूरोप में हुई। आज कोयले की कीमत वहां 200, 250, 300% बढ़ गई। उसके साथ जो गैस की कीमतें हैं वो तो 500% बढ़ गई, एकदम उछाल आया है। तो आज स्थिति हो रही है कि सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन जो कीमतों में एक आग लगी हुई है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। आज यूरोप बात कर रहे हैं एनर्जी सब्सिडीज देने की। पहले हमको गाली देते रहते थे कि हम एनर्जी सब्सिडीज देते हैं, आज खुद एनर्जी सब्सिडीज की बात करता है। कैसे हम लोगों को सपोर्ट करें इस स्थिति में कि लोग जो एक त्राही फैली हुई है, पावर बंद होने की नौबत आ गई है, इससे बचाया जा सके। तो देखिए, एनर्जी मार्केट्स जो हैं एक बड़े
कॉम्प्लेक्स मार्केट्स होते हैं, ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट है, और इसमें किसी भी एक सोर्स पर डिपेंडेंस जो है किसी भी देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी नहीं देता है। तो एनर्जी बास्केट हमेशा किसी भी देश का डाइवर्स होना चाहिए, उसमें कई चीजों का मिश्रण होता है, और उस मिश्रण, अगर वो सही मिश्रण नहीं होगा तो फिर ये ऊपर नीचे के जो चेंजेस आते हैं इससे बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। वही हालत आज हम देख रहे हैं कि आज कई सारी इकोनॉमीज में खतरा पैदा हो गया है कि अगर ऐसी एनर्जी प्राइस रही और उसका प्रभाव अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पर पड़ता है, मुद्रास्फीति होती है, चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो इकोनॉमीज बिल्कुल टेल्सपिन में चली जाएंगी, वो बिल्कुल रसातल की ओर गिरने लगेंगी। तो इसको कैसे रोका जाए? तो कई प्रयास चल रहे हैं। हाँ, अमेरिका एक बहुत बड़ा सप्लायर है गैस का। अमेरिका तो काफी समय से कहता आ रहा है कि हमसे एलएनजी लीजिए, आप क्यों रूस के पास जा रहे हो? तो यूरोप के पास तो एक दूसरा एक जो समस्या है दूसरी है। एक तरफ से रूस से नोकझोंक चलती रहती है, दूसरी तरफ रूस पर उनकी इतनी ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंस है कि अब नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जिसको आपको याद होगा ट्रंप के जमाने में बड़ी अमेरिका ने कोशिश की, यूरोप नॉर्थ स्ट्रीम 2 नहीं बनाए, जो जर्मनी तक नहीं पहुंचे, लेकिन जर्मनी नहीं माना, क्योंकि यही जो डर था कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो हमको गैस कहां से मिलेगी। तो अच्छी बात है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 बन गई, यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये मल्टीपल सोर्सेज जब तक आपके एनर्जी के नहीं होंगे, स्पॉट भी होना चाहिए उसमें लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस चेंज होती रहती है। और यदि हमको ट्रांजिशन करना है वास्तव में, सब लोग क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं कि हमने कितनी कैपेसिटी सोलर की लगा दी, लेकिन वास्तव में क्लाइमेट नेगोशिएशंस में जो सबसे बड़ी कमजोरी चल रही है दुनिया में आज, वो ये है कि सही ट्रांजिशन की आज तक बात नहीं हो रही कि कैसे हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कोयला है, जो तेल है, जो गैस है, उसको फेज आउट कैसे एक ग्रेडेड ढंग में करें ताकि ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन है और जो हमारा क्लाइमेट एक्शन है, दोनों अफेक्ट होगा। तो ये अत्यंत जरूरी है। ये आज भी हम लोग डिबेट करने को तैयार नहीं है। जब भी हम जाते हैं, एनडीसीज की बात करते हैं, तो वहां बात यही होती है कोयला बंद कर दो, गैस बंद कर दो, तेल बंद कर दो, लेकिन वो एक दिन में बंद नहीं होता है। एक बहुत बड़ा एनर्जी सिस्टम है उसके पीछे। और वही आज हालत ये हो गई है कि क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा हो गई, तो जो ज्यादा बड़ी समस्या क्लाइमेट की दुनिया के सामने मुंह बाएं खड़ी है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ें आई हैं, किस तरीके से जो वेदर इवेंट्स हुए हैं, जगह जगह कहीं आग लग रही है, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं, बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो क्लाइमेट की इमरजेंसी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसको सही ढंग से टैकल करने के लिए घोषणाएं होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए सही ढंग से आज भी डिस्कशन नहीं हो रहा। जी। लेकिन इसी दौरान अब ये ग्लासगो में जो एक शिखर सम्मेलन होगी जिसमें इन मुद्दों पर बात करने के लिए देश जुट रहे हैं, इस एक ऐसे दौर में हो रही है, जैसा आपने कहा अभी कि एक जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो तमाम उसके प्रमाण हैं, नतीजे हैं, वो हम देख रहे हैं, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं बेइंतहा बारिश। तो दुनिया भर के देश जो है वो इससे जूझ रहे हैं। और साथ साथ जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की आपने बात की और कहा कि एनर्जी में फ्लक्चुएशन होता रहा एनर्जी मार्केट में, लेकिन इसका सही मिश्रण होना चाहिए कि किस ऊर्जा के ऊपर आप कितने निर्भर हैं। तो एकदम से कोयले का पर जो हमारी निर्भरता उसको हटा देना वो भी सही नहीं है। लेकिन जो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे देश, उस पर कितना असर पड़ेगा? अब ये जो संकट है, गैस का संकट है, कोयले का संकट है, तो जो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की मांग जो है वो एक बार फिर से बढ़ी हुई है, तो इस पर काफी इसका असर देखा जाएगा। और इस बीच ये समिट अभी होने वाली है। देखिए, वास्तव में अगर असर पड़ना है तो असर ये पड़ना चाहिए कि सही ढंग से ट्रांजिशन का जो डिस्कशन है वो एक बड़े रियलिस्टिक ढंग से दुनिया में फिर से शुरू किया जाए। और ये जो जीरो सम गेम है कि हाँ या ना, यस या नो, कि या तो कोयला आज ही बंद कर दो और सारा पूरा एनर्जी सिस्टम बदल करके रातों रात चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो किस प्रकार से ट्रांजिशन होगा, उसमें किस देश को कहां तकलीफ आएगी, उस तकलीफ का हल क्या होगा, कहां इन्वेस्टमेंट्स कहां से किस तरफ को फ्लो करेंगे,
चाहे वो पश्चिमी देशों की तरफ से हैं, चाहे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एक कार्बन जो सिंक है उस पर कब्जा जमाया हुआ है, जिनकी एक तरह से दायित्व बनता है कि वो जो दूसरे देश हैं जो अपने कार्बन सिंक पे दुनिया के कब्जा नहीं जमा पाए हैं, उनकी मदद की जाए। तो वो सब चीजें जब तक टेबल पर नहीं होंगी, पहली चीज तो ये है एक सही एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में लोगों की, सब देशों की, चाहे वो विकसित देश हैं चाहे वो विकासशील देश हैं, सबकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे के प्रति, उनका सही जब तक पोषण नहीं होगा, उनमें अगर सही रूप से बंटवारा निगोशिएशन नहीं होगा, तब तक क्लाइमेट एक्शन वास्तव में गति नहीं पकड़ेगा। पर आज सिर्फ ये समस्या नहीं है, आज दूसरी समस्या ये है कि जो क्लाइमेट टॉक्स है वो एक ढंग से जो ट्रेड वॉर चल चुका है देशों में, जो नेशनलिज्म चल चुका है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, चाहे अमेरिका का इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, चाहे चीन का इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, दोनों ने क्लाइमेट एक्शन पर मेरे विचार में ज्यादा बड़ा खतरा पैदा किया। और ये जो दोनों का विवाद चल रहा है, जब केरी की जब डिस्कशंस हुए अपने अपने काउंटर पार्ट के साथ चीन में, तब अगर उनका प्रगति देखें तो साफ साफ चीन ने आज कह दिया, उसने स्पष्ट किया हुआ है कि क्लाइमेट एक्शन, आप ये मत सोचिए कि दूसरी चीजों के हट करके क्लाइमेट एक्शन कोई भी देश लेगा, ये सब एक सम्मिलित चीज है, ट्रेड इसका हिस्सा है, आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेड इससे अलग रहेगा और क्लाइमेट के बारे में हम अलग बात करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, पिछले कई वर्षों से बात हो रही थी, वांग यी ने कहा कि बात हो रही थी क्लाइमेट एक्शन के बारे में, सब लोग सम्मिलित रूप से पेरिस में आए, उनकी चर्चाएं हुई। तो एक तरीके से ये जो है एक मरुस्थल जो है एक दुनिया का जो डेजर्ट है, जहां कभी सब एक दूसरे से झगड़ा ही करते रहते थे, तो एक ओएसिस टाइप का बना, एक ऐसा स्थान बना जहां हरियाली यहां दिखती थी कि लोग आपस में बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन ये आज संभव नहीं है, क्योंकि जो एक्शंस हो रहे हैं दुनिया के, जो नेशनलिज्म बढ़ रहा है, और हर चीज को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। चीन स्पष्ट कह रहा है कि हम जो नेगोशिएट करेंगे, पिछली बार भी मैं कह रहा था कि चीन आज एक जब बात करता है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एटमॉस्फेयर उसकी बात करता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड नेगोशिएशंस क्या होते हैं, उसमें आज वो कह रहा है कि क्लाइमेट भी इसका हिस्सा है, क्लाइमेट को आप इससे हटा करके हमसे नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो ये दूसरा बड़ा खतरा क्लाइमेट एक्शन पर पैदा हो रहा है, जो कि स्पष्टतः जो ग्लासगो में चर्चाएं होने वाली हैं उनके ऊपर इसकी जो छाया है, जो काला साया है, वो अवश्य पड़ेगा, उसका प्रभाव होगा। तो सब तरीके से, चाहे यूरोप है, चाहे अमेरिका है, चाहे चीन है, सब में आज ये दिक्कत पैदा हो रही है। जी, तो ये जो बातचीत होनी है इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि अलग अलग जो रुख है देशों के, उसको लेके भी एक बहुत बड़ा संकट है। चीन का क्या रुख है वो इस पर साफ है, अमेरिका का इस पर क्या रुख है, और अब जब चीन की कुछ बड़ी कंपनियां अपने ऊर्जा संकट से जूझने के लिए अमेरिका की तरफ भी देख रही हैं, लेकिन जो क्लाइमेट टॉक्स होंगे उसमें अमेरिका का जो क्या स्पष्टता है अमेरिका के रुख पर, क्योंकि चीन ने अपना रुख जो है वो काफी साफ कर दिया। और जैसा आपने कहा कि सभी देशों की साझेदारी होनी चाहिए, चाहे पश्चिमी देश हैं, सबकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, विकसित देशों, विकासशील देशों, सबको अपनी इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा, तभी जो है वो ट्रांजिशन हो पाएगा। तो अमेरिका का रुख जो है, और चीन पर जो संकट है, यूरोप के संकट की तो हमने बात की कि रूस के वो सहारे हैं, पर जो चीन का संकट है उसका इस समय क्या हल दिखता है? देखिए, जहां तक चीन का प्रश्न है, आपने चीन के बारे में पूछा है, नेता कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। प्रेसिडेंट सी ने अपनी ड्यूअल सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात की कि चीन जो है एक अब ऐसी स्थिति में पहुंचने की कोशिश करेगा और प्रयासरत है कि वो दुनिया पर उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, वो एक्सपोर्ट लेड मार्केट्स पर निर्भर नहीं करेगा, वो अपनी डिमांड के बेसिस पर अपनी जो इकोनॉमी है, अपनी जो अर्थव्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चीन का जो ये ड्यूअल सर्कुलेशन का जो इंजन है ना, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, उसमें खराबी आती दिख रही है। देखिए, जो चीन की इकोनॉमी है वो पूरे इस दौरान बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन ये बढ़ी है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के बेसिस पर। जो चाइना का ट्रेड सरप्लस है वो कोविड काल में घटा नहीं बढ़ा, और जितनी वहां पे ग्रोथ आई वो आई क्योंकि चाइना के एक्सपोर्ट लोगों, जहां जहां डिमांड बढ़ी, चीन की अकेली इकोनॉमी थी जो कि सप्लाई कर रही थी, जो भी सप्लाई कर रही थी, हालांकि सप्लाई चेन वहां भी डिस्टर्ब हुई, लेकिन सप्लाई जो हो रही थी चीन से जा रही थी।
तो वहां सब देशों के मुकाबले चीन का ट्रेड सरप्लस बढ़ता गया, दूसरों को नुकसान हुआ, उसको फायदा हुआ। पर अब समय आया है कई कारणों से, जैसा आपने एक ऊर्जा संकट देखा है, दूसरा जो वहां एक रियल एस्टेट में क्राइसिस आया, प्रॉपर्टी प्राइसेस में क्राइसिस आया है, तो उस वजह से जो चीन की डोमेस्टिक डिमांड है उसमें लगातार गिरावट आती है। और चीन के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस गिरावट का अब सामना कैसे करेगा। तो चीन आज जिस डोमेस्टिक डिमांड की बात कर रहा है, जिस ड्यूअल सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात करता था कि हम इस पर ज्यादा निर्भर करेंगे, उसको वास्तव में पटरी पर कैसे लाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज चीन के सामने। तो चीन इससे कैसे निपटेगा? चीन की अगर प्रायोरिटीज आज हैं तो कैसे भी हो, चाहे वो कोयला जला के करे, चाहे वो गैस जला करके करे, कैसे भी करे, अपने इकोनॉमी में गति लाने की कोशिश करेगा। चीन चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे आने वाले समय में, लेकिन जो भी करेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर डर है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अभी चीन में इन्फ्लेशन कंट्रोल में, नियंत्रण में है। तो चीन के सामने भी ये समस्या है, दूसरे देशों की तरह वो भी जूझ रहा है। तो इस वजह से जहां तक हमने ग्लासगो की बात की, ग्लासगो में सभी देशों की आज प्रायोरिटीज कुछ बदल चुकी है, और कोविड की वजह से बदली है, ट्रेड वॉर्स की वजह से बदली है, कई कारण हैं। तो ग्लासगो का जो एक तरीके से जो ये डिस्कशंस होने वाले हैं, ये मौका है कि संभवतः क्लाइमेट निगोशिएशंस को वास्तव में सही पटरी पर कर लाना है। तो कविता कम, ठोस अर्थव्यवस्था, कमोडिटीज, एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी की जो वास्तव में जरूरत है, देशों में जो गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता है, उन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निवेश कितने चाहिएंगे ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, वो निवेश कहां से आएंगे, उसके बारे में जब तक चर्चाएं नहीं होंगी, जब तक लोग सामने आकर के निश्चित रूप से एक इसकी रूपरेखा नहीं बना पाते, तब तक वास्तव में जिस प्रकार से पेरिस के बाद बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई, हम वहीं के वहीं अटके हैं, स्थिति बदतर हुई है। पेरिस के बाद सुधरी नहीं है, जो टारगेट्स है वो हम मीट नहीं कर पाएंगे। ग्लासगो की भी यह स्थिति होगी। जी, ग्लासगो की ये स्थिति होगी, ये खतरा बना हुआ है एक ऐसे समय में जब जो भी जलवायु परिवर्तन है उसके असर भी नजर आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। एक ऊर्जा संकट मुंह भाए खड़ा है सभी देशों के सामने। तो देखना होगा कि क्या कोई ठोस रूपरेखा सामने आती है ग्लासगो में। इस अंक में इंडियाज वर्ल्ड के इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।